हेलो एवरीवन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज है उनका अध्ययन कर लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज आपके गोल्ड स्मिथ ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। उसके बाद जो संरचना आई, परमाणु संरचना, परमाणु मॉडल, उसमें सबसे पहले परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले मॉडल जे जे थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने मॉडल दिया था जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल सबसे पहले परमाणु की संरचना को समझाने के लिए मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। उसने कहा कि संपूर्ण जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोला होता है। संपूर्ण परमाणु कैसा होता है? धनावेशित गोला होता है। संपूर्ण परमाणु को संपूर्ण परमाणु धनावेशित गोला होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज में बीज की भांति धंसे हुए रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तरबूज में बीज होता है, उसके भांति क्या होते हैं? धंसे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज कौन सा होता है? ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वो बीज की भांति धंसे हुए रहते हैं। इसलिए इस मॉडल को कौन सा मॉडल कहा था? तरबूज मॉडल भी कहा था। तरबूज मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। थॉमसन के अनुसार जो परमाणु का पूरा संपूर्ण गोला होता है वो धनावेशित होता है तथा उसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीज की भांति है वो धंसे हुए रहते हैं। पर ये मॉडल है वो धनावेश और ऋणावेश के स्थायित्व को नहीं समझाने के कारण ये मॉडल असफल हो गया था। तो उसके बाद जो दूसरी जो संरचना दी थी परमाणु की वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दी थी। रदरफोर्ड ने जो अत्यंत भारी नाभिक होते हैं अल्फा कण, उनकी रेडियम वगैरह परमाणु होते हैं, उनको लेकर के और उनसे अल्फा कण है उनकी बोचार करवाई और सोने की पतली पन्नी पर बोचार करवाई और उसके चारों तरफ वृत्ताकार स्लिट रखी। वृत्ताकार है वो जेडएनएस का पर्दा लगाया और वृत्ताकार पर्दा लगा करके और उसने निक्षेपण किया। इस प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था की थी उसने कि उसने अल्फा कण का सोर्स लिया था। अल्फा कण है उसका सोर्स मतलब स्रोत, हैवी जो नाभिक होते हैं, हैवी न्यूक्लियस, उनसे अल्फा रेज है वो प्रवाहित करवाई और उसने पीछे चमक के लिए जेडएनएस का पर्दा लगाया, वर्ताकार पर्दा। तो उसने निक्षेपण किया कि कुछ अल्फा कण है वो तो आपके सीधे ही मूवमेंट हो गए, कुछ अल्फा कण है वो बहुत ही कम कोण से विक्षेपित हुए और एक अल्फा कण है वो 180 डिग्री के कोण से वापस पीछे की ओर मूवमेंट हुआ। कुछ अल्फा कण है वो बहुत ही कम कोण से विक्षेपित हुए, कुछ सीधे निकल गए। और एक अल्फा कण का कण है असंख्य 10,000 कणों में से 10,000 अल्फा कण थे, उनमें से एक कण है वो वापस 180 डिग्री पे मूवमेंट हुआ। तो उसके आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया? जेडएनएस क्या करता है? जेडएनएस चमक उत्पन्न करता है, इसलिए जेडएनएस का पर्दा लगाया गया और अल्फा कणों की बोचार करवाई गई और बिल्कुल कम पतली लेयर ली गई। किसकी? सोने की पतली परत। किसकी थी ये? सोने की। उसके ऊपर संरचना के अध्ययन के लिए अल्फा कण की बोचार करवाई। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, बहुत कम अल्फा कण है वो बहुत ही सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हुए और 10,000 में से एक अल्फा कण वापस लौट करके और वापस आया। तो इस प्रयोग पर रदरफोर्ड ने कहा कि वो इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसने कहा कि तोप से निकलने वाला गोला एक पतले कागज से टकरा करके और चलाने वाले को घायल कर दे। तो उसने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए थे रदरफोर्ड ने, क्योंकि उसको इस प्रयोग से ये
बहुत ही उसको आश्चर्यजनक हुआ और उसने कहा कि तोप से निकलने वाला गोला एक पतले कागज से टकरा करके चलाने वाले को घायल कर दे। इतनी पतली परत ली थी उसने कागज की तरह और उसके ऊपर सोने की एल्फा कणों की बौछार करवाई थी, तो अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए थे। एक एल्फा कण है वो 180 डिग्री पे वापस घूमता हुआ वापस आया। तो उसके आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। ये एल्फा कण आ गए, एल्फा कण में से एक एल्फा कण कितने डिग्री पे घुमाना है आपको, 180 डिग्री पे। ये 180 डिग्री पे अधिकांश एल्फा कण है वो कैसे हो गए, वो विक्षेपित हुए नहीं, वो सीधे निकल गए। कुछ एल्फा कण है वो बहुत ही कम कोण पे क्या हो गए, ये विक्षेपित बता दिए, ये विक्षेपित बता दिए। ठीक है, ये इस प्रकार की व्यवस्था है वो बतानी है। ठीक है, ये परमाणु की संरचना में रदरफोर्ड मॉडल। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला भाग है। परमाणु का नाभिक तनावेश जिसे कहते हैं तनावेश बहुत ही सूक्ष्म भाग में रहता है, धनावेश सूक्ष्म भाग में रहता है। तो 10⁻⁻15 मीटर में होता है। परमाणु का जो धनावेश होता है वो बहुत ही सूक्ष्म भाग में होता है। परमाणु आकार 10⁻10 मीटर होता है, परमाणु आकार 10⁻10 मीटर में होती है। ठीक है, परमाणु का नाभिक होता है वो बहुत ही सूक्ष्म भाग में होता है 10⁻15 में, और परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर में होती है। यदि परमाणु का जो नाभिक है वो एक गेंद है तो परमाणु का आकार 5 किलोमीटर तक की परिधि में होगा। इतना छोटा आकार होता है नाभिक का। यदि गेंद माना जाए, परमाणु नाभिक को गेंद के रूप में माना जाए तो जो परमाणु का आकार होगा वो 5 किलोमीटर तक होगा। तो नाभिक का आकार बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि उसने प्रयोग में देखा कि एक ही एल्फा कण है वो 180 डिग्री पे वापस रिवर्सिबल हो रहा है, वो नाभिक से टकरा रहा था। वो किससे टकरा रहा था, नाभिक से टकरा रहा था। ठीक है, तो इसके आधार पर उसने ये स्टेटमेंट दिए। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि अधिकांश भाग खोखला होता है, और दूसरा स्टेटमेंट कि परमाणु का नाभिक होता है वो बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है। तीसरा स्टेटमेंट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है वह वृत्ताकार कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसलिए इस मॉडल को कौन सा मॉडल भी कहा था, ग्रह्य मॉडल भी कहा था। ग्रह्य मॉडल क्यों कहते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में राउंड अप चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं वो वृत्ताकार कक्षाओं में क्या बता रखे हैं, चक्कर करते हुए बता रखे हैं कि ये चक्कर करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर करते रहते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल के निष्कर्ष था अधिकांश भाग खोखला होता है, जो धनावेश होता है वो बहुत सूक्ष्म भाग में होता है, परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर में होता है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए इस मॉडल को क्या कौन सा मॉडल कहते हैं, ग्रह्य मॉडल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन है धनावेश, उनकी संख्या समान होती है, धनावेश समान मात्रा में होते हैं, समान मात्रा में होते हैं, जिससे परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन धनावेश समान मात्रा में होते हैं, इसलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष उसने दिए थे, किसने दिए थे, रदरफोर्ड ने दिए थे। उसके बाद इसके जो दोष आते हैं कि भाई इस कमी क्या रह गई इस मॉडल में, तो क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक था, मैक्सवेल
मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने कहा कि कौन से सिद्धांत पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर यह कहा कि घूमता हुआ जो तत्व होता है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर कहा कि घूमता हुआ कोई भी तत्व है वो निश्चित ऊर्जाओं में घूमता हुआ, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो मैक्सवेल ने कहा कि घूमता हुआ कोई भी तत्व या परमाणु है वो घूमते घूमते अपनी ऊर्जा नष्ट करेगा, और ऊर्जा नष्ट करते 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 कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। किस में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो घूमता हुआ तत्व है वो ऊर्जा क्षय करता है, ऊर्जा नष्ट करता है, ऊर्जा नष्ट करता है, तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नष्ट करके नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में समा जाएगा या गिर जाएगा। तथा परमाणु अस्थायी हो जाएगा, परमाणु अस्थायी होगा। ऊर्जा नष्ट करता है और ऊर्जा नष्ट करके इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा और परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा मैक्सवेल के अनुसार। दूसरा जो इसकी कमी थी, रदरफोर्ड है, वह चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर पाया, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, के स्थायित्व की व्याख्या है वो रदरफोर्ड स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड परमाणु के दोस्त है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के परमाणु में उसने अल्फा कणों, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों के स्रोत के द्वारा अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, और अल्फा कणों की बौछार करवाने से जो अधिकांश अल्फा कण थे वो तो आपके सीधे ही निकल गए थे। एक अल्फा कण वापस 180 डिग्री पे निकला था और वर्ताकार स्लिट पर्दा लगाया था। उसके आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश भाग खोखला होता है। ये परमाणु की संरचना में तो वो आपको लिखना है कि इसने सोने की पतली पन्नी थी ली थी, ZnS का पर्दा लगाया था और अल्फा कणों की बमबारी करवाई थी, और फिर निष्कर्ष में क्या निकला था, अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का सूक्ष्म भाग होता है, उसमें नाभिक होता है जिसका आकार 10⁻⁻15 मीटर में होता है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर में होता है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें ग्रहीय मॉडल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान मात्रा में होते हैं जिससे परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब इसके दोष है कि मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जो घूमता हुआ कोई भी कक्ष तत्व है वो ऊर्जा नष्ट करता है, तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नष्ट करके किस में गिर जाएंगे, नाभिक में गिर जाएंगे, तथा परमाणु अस्थायी हो जाएगा। तो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया और परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, तो ये इसके दोष हो गए। उसके बाद नील्स बोर नामक वैज्ञानिक आया, उसने परमाणु की व्याख्या की। बोर मॉडल, 3 नंबर वैज्ञानिक कौन सा आया, नील्स बोर। नील्स बोर ने बोर मॉडल दिया। नील्स बोर ने कहा कि जो तत्व परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल, जो उसको केंद्र की ओर खींचता है, उसका मान होता है Z²/R² के, और दूसरा जो बल होता है वो केंद्र से दूर खींचता है, वो होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल तो केंद्र से दूर धकेलता है, mv²/R के। 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक होता है केंद्र की ओर खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को केंद्र की ओर खींचने वाला, उसे क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल।
अभिकेंद्रीय बल होता है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के, और केंद्र से दूर खींचने वाला वो होता है अपकेंद्रीय बल, वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। दोनों बल के मान क्या होते हैं, दोनों बलों के मान बराबर होते हैं, दोनों बलों के मान क्या होता है, बराबर होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षा है, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वही रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो मैक्सवेल ने कहा चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा नष्ट कर देंगे और नष्ट करके और नाभिक में गिर जाएंगे। तो बोर्ड ने इसका जवाब दिया, बोर्ड ने क्या कहा कि उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, दोनों के मान बराबर होते हैं, और निश्चित जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है उनमें ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। निश्चित वृत्ताकार कक्षाएं होती है, वृत्ताकार कक्षाएं उनमें ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बराबर होते हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इनके कक्षीय कोणीय संवेग का मान, ऊर्जा जो कक्ष होता है उसमें कक्षीय कोणीय संवेग, जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्ष कहते हैं, और उसके कोणीय संवेग का मान निश्चित होता है mvr बराबर nh/2π। ठीक है, तो उन्हीं में ये चक्कर लगाते हैं, mvr/nh/2π कक्षीय कोणीय संवेग होता है उस कक्षा का, जिनमें निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसका कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है, mvr बराबर nh/2π। उससे ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसके आधार पर इन दोनों को बराबर करने पर इससे त्रिज्या की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, mv स्क्वायर अपॉन r बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो mv स्क्वायर आपके बराबर किसका आया, mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से r कैंसिल हो गया तो केवल एक r बचा, समीकरण 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जहां पर आपके mvr बराबर क्या है, mvr बराबर कक्षीय कोणीय संवेग का मान होता है nh/2π, उससे v की वैल्यू निकाल लेंगे, v बराबर nh/2π mr, 2π mr, mr को उधर भेज दिया, समीकरण 2, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर v का मान यहाँ रख देंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे भाई, देखो m इंटू वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर बटा h स्क्वायर बटा 2 का 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर, बराबर क्या हो गया देखेंगे अपन, जेड स्क्वायर बटा r बराबर जेड ई स्क्वायर बटा r। ठीक है, तो m से क्या कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, और ये r स्क्वायर ऊपर आएगा, तो एक r से क्या कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, r को इधर ले आएंगे, r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4π स्क्वायर mz ई स्क्वायर, यह r की वैल्यू आ गई। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या, या हाइड्रोजन बोर परमाणु मॉडल के लिए त्रिज्या, मॉडल के लिए त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र क्या है, त्रिज्या का सूत्र आ गया आपके पास n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4π स्क्वायर mz ई स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4π स्क्वायर mz ई स्क्वायर। ठीक है, तो बोर मॉडल को स्थापित करने के लिए दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, अपकेंद्रीय बल mv स्क्वायर बटा आर, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें कक्षीय कोणीय संवेग का मान mvr बराबर nh/2π होता है। उससे आपने v की वैल्यू निकाल ली, v बराबर है nh/2π mr, उसकी वैल्यू यहाँ पर आपने दोनों सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बराबर करके mv स्क्वायर में रख दी। तो छोटी सी कैलकुलेशन है, v स्क्वायर की वैल्यू रख करके r से r कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आई n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4π स्क्वायर mz स्क्वायर। अब इसी सूत्र से अपन क्या निकाल लेंगे, वेग भी निकाल लेंगे। तो mvr m इंटू v इंटू r की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर बटा h स्क्वायर बटा n स्क्वायर बटा h स्क्वायर 4π स्क्वायर mz ई स्क्वायर, mvr बराबर
NH/2 पाई। ठीक है, अब उससे अपन क्या निकाल लेंगे, V की वैल्यू निकाल लेंगे। V क्या आया, V आया आपके ये N² H² कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, और V देख लेते हैं अपन NH/2 पाई इंटू M कहाँ रहेगा, M नीचे की ओर रहेगा, V आपके है ही है 4 पाई² MZE² ऊपर चला गया, बटा में नीचे कौन आएगा N² H² इंटू M। ठीक है, अब कट रहा है उसको काट देंगे, M से M कैंसिल हो गया, 4 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और N² H² से NH कैंसिल हो गया। तो आपके पास ऊपर क्या वैल्यू बची, 2 पाई ZE², 2 पाई ZE² बटा नीचे क्या बचा NH। ये वेग की वैल्यू आ गई 2 पाई ZE² बटा NH। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके बोर परमाणु के लिए वेग, बोर परमाणु के लिए कोई भी तत्व है उसके लिए वेग की वैल्यू आ गई 2 पाई ZE² बटा NH। ठीक है, तो इसके आधार पर आपने त्रिज्या का भी सूत्र डिराइव कर लिया, R बराबर N² H² बटा 4 पाई² MZE², और V की वैल्यू 2 पाई ZE² बटा NH। ठीक है, तो बोर मॉडल हुआ आपके। अब बोर मॉडल में ऊर्जा का निर्धारण है अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।